Hello, dear UPSC aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you're preparing for UPSC CSAT 2026, there might be a few questions that that might trouble you in your preparation. हालांकि CSAT एक सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन गाइज स्टिल इसमें आपको अगर नहीं पता 35 to 40% स्टूडेंट्स हर साल CSAT को क्लियर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे कुडंट क्वालिफाई द एग्रीगेट कट ऑफ इन CSAT पार्ट. सो आप ज़रूर सोचते होगे कि सर ये तीन सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन. अब सर क्या हम तीनों को प्रिपेयर करके जाएं? क्या कोई ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके हम सारा पूरा पेपर क्रैक कर लें, या हमें इतनी ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, विच मेक सेंस. क्योंकि सर आपको हमें और बहुत कुछ कवर करना है इसमें. GS पेपर 1 का इतना कंपोनेंट है, फिर मेंस की तैयारी है, सो ऑल दैट कम्स इनटू प्ले. तो आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो लेक्चर है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इज कॉम्प्रीहेंशन सफिशिएंट टू क्वालिफाई CSAT पार्ट. क्या आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ, जैसे अकेले कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे या अकेले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिस पे, क्या आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट माइट स्ट्राइक यू. तो आज इसी को डिकोड करेंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं PYQs का एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले लास्ट 5-6 ईयर्स के ट्रेंड में, फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी अपने एग्जाम के लिए, एंड व्हाट यू शुड डू इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर योर CSAT पार्ट. तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, इस सेशन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हैं चैनल पे तो. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा CSAT का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल सकता है जहां से हम बड़े कंफर्टेबली आराम से तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाएं विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, सो the answer is yes. Let me show you what you can do and how you can prepare for this part. So guys, हमारा कोर्स है UPSC का मास्टर कोर्स, जिसमें आपको CSAT के सभी कंपोनेंट मिलते हैं. गाइज मैं आपको इसको दिखाता हूँ, वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट आई शो यू सिंपलर वे. आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे अलग अलग कोर्सेज जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को. इसमें नीचे आपको दिखेगा CSAT कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए, scroll down and you will find the complete master course for your CSAT part. अब ये मास्टर कोर्स है और ये इसके डेमो लेसन्स भी हैं, आप डेमो देख सकते हो पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ जो मैं क्वालिटी एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो हम सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, आप अपना डेमो लेसन्स लेके, ठीक है, और फिर आपने डिसाइड कीजिए कि क्या ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा. अब इस कोर्स में आपको क्या क्या ऑफरिंग्स मिलती हैं गाइस. सबसे पहले आपकी एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं रिवीजन के लिए. सारे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइडेड हैं कोर्स में, जो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो. साथ साथ हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQs और कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं. और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 12 मंथ्स है, मतलब अगले साल अगस्त तक, अगले साल के पेपर बाद तक आप इसको यूज़ कर पाओगे. नाउ यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट इस पे अभी हम फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द अर्ली बर्ड्स, कि हम जल्दी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं. तो दिस विल ओनली कॉस्ट यू दिस अमाउंट. So if you apply the coupon code CSAT70, you can avail 70% discount on this. So come join us, streamline your preparation, and make your journey productive and make it prosperous for you. चले गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा CSAT के बारे में. CSAT में बेसिकली गई जो आपका GS पेपर 2 होता है UPSC का, उसमें आपको तीन टॉपिक्स पे, तीन सब्जेक्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड योर रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं. अब इनका बाइफर्केशन क्या होता है, और क्या हम किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या हम ये पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? सो लेट्स लुक एट द एनालिसिस फर्स्ट. गाइस ये पिछले 6 सालों का इंक्लूडिंग द ईयर 2025 एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं. ये जो ब्लू बार है ये आपका ईयर बाय ईयर 2021, 22, 23, 24, 25. ये जो ब्लू बार है ये आपको क्वांट्स का दिखाता है सेक्शन. ये जो ऑरेंज बार है ये आपको रीजनिंग के सेक्शन दिखा रहा है, और ये जो ग्रे है ये इंग्लिश का सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन का. तो देखना गाइस, 2020 तक क्या होता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45 तक क्वेश्चंस आते थे, और जबकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं इसमें, 80. सो 80 में से अगर 45 क्वेश्चन, so that means around 60%
90% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग में सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते थे, मतलब आए थे, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आए थे। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगने लगता था कि अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को और रीजनिंग एबिलिटी को अगर हम ड्रॉप कर दें, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी करके चले जाएं, और इसमें से क्वालिफाइंग क्वेश्चंस कितने होते हैं, सिर्फ 27। तो अगर आपको 27 क्वेश्चन अगर आप 45 में से टारगेट कर पाते हैं, तो आपको बाकी दोनों सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी पहले देखी जाती थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या क्वांट्स में अच्छे हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टारगेट करते थे। बट 2021 से एक चेंज देखना गाइस। 2021 से क्या हुआ, जो क्वांट्स के क्वेश्चन थे वो आ गए 36, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए, ये आ गए आपके 17, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी थोड़े से बढ़ गए, ये आ गए आपके 27। अगर मैं 2022 की बात करूं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और कम हो गए, मतलब 40 से कम आ गए, ये आ गए अपने 38 क्वेश्चंस, रीजनिंग आ गया अपना 15 क्वेश्चंस, और इंग्लिश रहा अपना वही 27 क्वेश्चंस। 2023 की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स फिर से चला गया आपका एक बार सरप्राइजिंगली 43 पे, जो आपका रीजनिंग था वो आ गया वापस से 10 पे, और इंग्लिश जो था वो रहा 26 पे। ठीक है, फिर 2024 की अगर बात करें, तो क्वांट्स फिर थोड़ा सा डाउन आया, 38 क्वेश्चंस ऑन क्वांट्स, देन 15 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग एबिलिटी, एंड इंग्लिश पे आपके 27 क्वेश्चंस। अगर 2025 की बात करें, अगर मैं रीसेंट एग्जाम की बात करूं, तो देखना गाइस, क्वांट्स पे आपके 34 क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग में आपके 17 क्वेश्चंस आए हैं, और इंग्लिश में आपके 29 क्वेश्चंस आए हैं। तो अब अगर आप इसको ब्रेकअप करके देखो कि अगर मैं 34 में से 27 क्वेश्चन टारगेट करूं क्वांट्स में, तो क्या मेरे पेपर क्लियर हो सकता है? हो सकता है। देखो, थ्योरेटिकली तो हो सकता है, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? गाइस, पेपर में क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वहाँ पे मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, वहाँ पे सॉल्व ही नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ नया ही उसने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया होता है। कई बार तो आईआईटियंस भी यूं बोलते हैं, यार पेपर सच में बहुत मुश्किल था, जो आईआईटी मतलब पढ़ के पेपर क्लियर करके आईआईटी इंजीनियरिंग करके आया है, आईआईटीएन, ठीक है, उनको भी क्वांट्स मुश्किल लगती है कई बार यहाँ पे। सो द रीज़न इज क्योंकि उनको ये पता है कि बच्चे ऐसा स्ट्रैटेजी बना के आते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे हम ये पूरा पेपर क्लियर कर लेंगे। बट अब वो पिछले 5 सालों का अगर आप एनालिसिस देखो, 2021 से लेके 2025 का, ठीक है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ये पूरा पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्कोर, मतलब 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आपके 28, 27, 28 हम मिनिमम है ये तो। आपको ये तो नहीं है कि 28 ही करके आने हैं और सारे ठीक ही होंगे मेरे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत ऊपर भी आप टारगेट करते हो, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कॉम्प्रिहेंशन का, सी सेट का जो पार्ट है, सॉरी, ना अकेले कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे, ना अकेले रीजनिंग के बेसिस पे, और ना ही अकेले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप ये पेपर क्लियर कर सकते हो। आपको एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक बैलेंस बनाना पड़ता है, कि अगर आप 15 क्वेश्चंस अगर आप क्वांट्स में टारगेट करते हो, अगर आप 10 क्वेश्चन, 7 to 10 क्वेश्चंस अगर आप रीजनिंग में टारगेट करते हो, और अगर आप वही 15 to 17 क्वेश्चंस अगर आप इंग्लिश में टारगेट करते हो, और अगर आपके एक्यूरेसी अगर 70 to 80% भी है, तो भी आप ये पेपर क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक सब्जेक्ट में एक्सट्रीमली गुड अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स को छोड़ाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें इस एनालिसिस से एक चीज़ समझ आती है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो हमने एग्जाम से भी डिस्कस समझा है, कि हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है सी सैट में। जैसा पेपर 2020 का था, वैसा 23 का नहीं था, और जैसा 23 का था, वैसा 25 का नहीं था। तो डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। तो आपको डिफिकल्टी लेवल को समझ के चलना कि अगले साल पेपर और मुश्किल आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के साथ, जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा हमारा, उतना ही हमारा एग्ज़ाम मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उतनी स्कोरिंग आसान हो जाती है। तो डिफिकल्टी हर साल बढ़ रही है, तो आप एक सब्जेक्ट पे सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। सेकंड, सी सैट इज़ अ क्रूशियल पैरामीटर टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स। अब उन्होंने सी सैट को एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एक पार्ट बना लिया है। पहले सिर्फ इसको वो क्वालिफाइंग बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या समझा है कि अगर बच्चे का एप्टीट्यूड ही अच्छा नहीं है, तो ही विल नॉट बी अ गुड मैच फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो पहले वो एप्टीट्यूड को ही टेस्ट कर रहा है सबसे पहले आपका। तो एप्टीट्यूड के बेसिस पे वो बच्चों को एलिमिनेट करते हैं। मतलब अगर 1 लाख बच्चा बैठता है इस पेपर में,
ठीक है, जबकि सिलेक्शन कितना का होना है, सिर्फ 1000, मतलब रफली 1000 का, राइट। तो 1 लाख में से मैंने बोला ना 35 to 40%, तो 35 से 40 हज़ार बच्चे तो आपके सी सेट में ही निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस इज, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ये पूरा पेपर नहीं कर पाओगे क्लियर, तो यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मतलब अगर लेट्स से 35 या 38 क्वेश्चन अगर आपके क्वांट्स में आ रहे हैं, तो अगर आप 20 क्वेश्चन उसमें करो, अगर इंग्लिश में 29 आ रहे हैं तो 17 to 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश में करो, और अगर रीजनिंग में 15 आ रहे हैं तो आप 7 to 10 क्वेश्चन उसमें करो। तो टोटल बन गया आपके 45 to 48 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट। इसमें अगर आपका 75 to 80% भी एक्यूरेसी है, यू स्टिल बी एबल टू क्वालिफाई द पेपर। और यही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगली लर्निंग क्या है गाइस, रैंडम सोर्सेज कभी मत करो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, मार्केट में बुक्स हैं, उसमें लिखा होता है दिस बुक इज दिस बुक इज आई थिंक यूजफुल फॉर एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम। अब यार कैसे हो सकता है कि कोई एक बुक इतने सारे एग्जाम्स के लिए, मतलब सबके लिए एक ही बुक काफ़ी है? अगर ऐसा होता फिर वो पेनिशिया बन जाता है, फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना। एक बुक करो और सारे एग्जाम क्लियर कर दो। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, उसका क्वेश्चन आस्किंग स्टाइल अलग है, उसका बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट करना है, और स्पेसिफिक टाइप के कॉम्प्रिहेंशन, नॉट जस्ट के कोई वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, कॉरोलरी ढूंढनी होती है, अजम्पशंस आते हैं, आपको कंक्लूजन ढूंढने होते हैं, मैसेजेस ढूंढने होते हैं, राइट, या थीम बतानी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, 2025 का पेपर देखो तो आपको 14 क्वेश्चंस हैं जो अजम्पशंस पे आए हैं आपकी बार, तो वो काफ़ी ट्रिकी थे बच्चों के लिए करने वाले। तो रैंडम सोर्सेज नहीं हमें यूज़ करने। सेकंड, बिगिनिंग ऑन टाइम इज़ मस्ट। कि अब बच्चा सोचता है कई बार ना, हम सीनियर से सजेशन ले लेते हैं कि भैया इसी सेट की तैयारी कब करें। वो बच्चे, अब उन्होंने तो तैयारी कर रखी है 1 साल से, वो बोलते हैं यार ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिवीजन कर लो, 1 डेढ़ महीना पहले शुरू कर देना, पेपर से हो जाएगा। वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। जिसने तैयारी नहीं कर रखी है, जिसके एग्जाम एक बार सेट की वजह से रह चुका है, ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो टाइम से स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करोगे तब जाके एग्जाम तक आप रेडी हो पाओगे एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे, और बर्डन भी नहीं होगा, आप टाइम बैलेंस मैनेज भी कर पाओगे दूसरे सब्जेक्ट्स के बीच में। एंड में अगर आप जाके सी सेट स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे फिर ये पैनिक करोगे, हाय मैं अब जीए करूँ, या मेरे जीए में ये भी रहता है, जीए पेपर 1 में का वो भी रहता है, वो भी कंपोनेंट रहता है, अब मैं क्वांट्स करूँ, रीजनिंग करूँ, या कॉम्प्रिहेंशन करूँ। तो ये भी एक चैलेंज रहता है। तो स्टार्ट ऑन टाइम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। इसमें अगर आपने पेपर में प्रैक्टिस नहीं करके गए, ठीक है, तो ये पेपर क्लियर नहीं होता भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यूपीएससी हलवा नहीं है यार, राइट। तो अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे स्टार्ट करें फिर इसकी प्रिपरेशन। अगर आप सी सेट की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जाओ अपने पी वाई क्यूज अटेम्प्ट करो, ताकि आप अपने वीकेस्ट एरियाज को समझ पाओ कि यार मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्वांट्स में मेरे इतने आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में मेरे इतने आते हैं, रीजनिंग में मेरे इतने रहते हैं। तो अपने वीक एरिया स्वॉट एनालिसिस जो जिसको हम बोलते हैं, वीक एरियाज को एनालाइज करो और उनको बिल्डअप करना शुरू करो। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपको प्रैक्टिस पेपर करने पड़ेंगे। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है इन 80 क्वेश्चंस के लिए, 120 मिनट्स। जबकि क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, पैसेजेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको 2 3 4 मिनट लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, तो आप ये पेपर को क्लियर करना सीख जाओगे। ठीक है, फिर अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ढूंढो, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, और उसको बिल्डअप करो। मतलब अगर मेरा मान लो मेरा कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो 29 क्वेश्चन आए थे मान लो, अगर मैं उसमें 23 या 24 अटेम्प्ट कर जाता हूँ। क्वांट्स मेरा थोड़ा सा वीक है, मैं उसमें 38 में से अगर मैं 17 18 कर पाता हूँ तो भी मेरा पेपर क्लियर हो गया। रीजनिंग में अगर मैं 15 में से 7 to 8 कर देता हूँ, तो आई थिंक आई एम सेफ टू क्वालिफाई दिस पेपर। तो कॉन्फिडेंट फील करना, देखो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग सूट क्या है, मेरा वीक एरिया क्या है, और उस बेसिस पे आपको अपना पेपर की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और थ्रेट क्या है। ठीक है, थ्रेट तो पूरा 1 साल है, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने समझने हैं, और अपॉर्चुनिटी को आपने
ढूंढना है। नाउ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गाइस, आपके कम से कम भी 8 से 12 पैसेजेस आते हैं आपके, ठीक है, जिसमें कम से कम भी हर पैसेज पे दो, एक या दो दो क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, एक या दो तो मिनिमम मिलते ही हैं। तो if you attempt one passage you are approximately completing 8% of your CSAT पेपर, ठीक है। और एग्जामिनर जो पैसेज बनाते हैं ना guys, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, वो पैसेज खुद नहीं लिखते, वो कोई पैसेज पिक करते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन खुद बनाते हैं। सो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, रीड द पैसेज वेरी फास्ट, जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज विद इन अ मिनट, then read the questions with their options, go to the relevant section of the passage जो क्वेश्चन की डिमांड है, and then mark the answer by using the elimination method, eliminate those options which are least likely to be correct, and complete all the questions in one go। ठीक है, तो एक ही बार में आपको करना है, ये नहीं कि मैं एक बार ये करूंगा फिर दोबारा वो ढूंढूंगा आगे तीसरी बार पढ़ के वो करूंगा, नहीं, एक बार आपने पैसेज शुरू कर दिया तो उसको कंप्लीट करके ही जाना है, नहीं तो उसको वो फिर आप ओवर कॉम्पनसेट करोगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए। सो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो दो फेजेस में होना चाहिए, फर्स्ट आवर में आपके पहले 44 क्वेश्चंस, और अगले 40 मिनट में आपके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब इसमें ये भी सोचते हैं सर कैसे पैसेजेस आते हैं, क्या थीम्स रहती हैं इसमें, गाइज ये 10 इसकी रियकरिंग थीम्स हैं जो एग्जाम पे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, इनकम डिस्पैरिटी, रूरल पॉपुलेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल इश्यूज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे पैसेजेस आते हैं। सेकंड है फूड एंड हेल्थ केयर, ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, फूड चेन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर के ऊपर डिजीजेज, माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, स्टंटेड बेबीज, माल न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर साल। नेक्स्ट है एजुकेशन के ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर पिछले साल भी आए हैं और हर साल आते रहेंगे, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो वो देखना चाहता है कि आर यू वेल अवेयर ऑफ सच सच थीम्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एआई के ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग, इनके ऊपर पैसेजेस आते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनके ऊपर पैसेजेस आ रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या आपका इकोसिस्टम, सस्टेनेबल इकोसिस्टम ग्रोथ, इकोनॉमिक बैलेंसिंग इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, आपका ग्लेशियर मेल्टिंग, सी आइस ब्लूमिंग, सी आइस मेल्टिंग और ग्लेशियर मेल्टिंग, इन सब के ऊपर पैसेजेस आते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। देन एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं कि जीएम क्रॉप्स के ऊपर, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, या तो इनके ऊपर इन थीम्स पे आपको पढ़ना है, और इनको ध्यान से सुन के नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल एमिशन, वही ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट होकर कार्बन एमिशन, फिर उसका इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम इन द एनवायरनमेंट, फिर हाउ सोलर एंड विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, तो इस सब के ऊपर आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया और इंटरनेट का रोल क्या है, वो कैसे आपकी इम्पैक्ट करता है, इंटरनेट आपको कैसे कनेक्टेड रखता है ऐसे वर्ल्ड में, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर आल्सो देयर, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं, किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस है, किसी ने डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ बोला है, जुडिशरी के ऊपर कोई बात लिखी है, ऐसे पैसेजेस भी आपको आ जाते हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यूज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीवाईक्यूज का, वहाँ से जाकर आप ये सारे पीवाईक्यूज की कंप्लीट गाइड बुक, एक कंप्लीट गाइड बुक है, एक ही कंपाइल्ड, उसी को डाउनलोड कर लो, डिजिटल बुक है, ई बुक है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड गो अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पीवाईक्यूज, तभी आप सही टारगेटेड वे में उसको प्रिपेयर कर पाओगे। नाउ अब आप सोच रहे होगे सर क्या सोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने अच्छा इंप्रूव करना है कॉम्प्रिहेंशन को, तो गाइज अगर आपने वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है, सबसे पहले जो मतलब जिसको हम बोलते हैं मेका ऑफ वोकेबुलरी या ब्लैक बुक ऑफ वोकेबुलरी, एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये आप खत्म कर लो, आपको और किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर वोकेबुलरी। लेकिन अब हमारे वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन को कहाँ से डेवलप करें, अपने डेली रीडिंग हैबिट बनाओ, एडिटोरियल रीडिंग, ऑनलाइन रीडिंग, जैसे लाइव मिंट हो गया, पीआईबी हो गया, द हिंदू हो गया, इनसे एडिटोरियल्स पढ़ो डेली ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हों। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इतने हैं पिछले 15 सालों के, और हर साल के 30-30 क्वेश्चन है, तो आपके पास 450 पैसेजेस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप यही कर जाओ ना पूरे, मैं लिख के देता हूँ आपको, कोई ये पेपर रोक नहीं पाएगा, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अब सवाल ये उठता है सर ये हम सिलेबस कहाँ से कवर करें, हमें कोई गाइड कौन करेगा, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव एडुटैप मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी कंपोनेंट आपको रेडीली अवेलेबल मिलते हैं. तो दिस वाज योर स्ट्रेटजी फॉर योर प्रिपरेशन for your CSAT 2026 with the with the exact understanding के क्या हम किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे पेपर क्लियर कर सकते हैं. तो द आंसर इज नो. यू हैव टू बैलेंस आउट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द, मतलब यू हैव टू टारगेट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. एंड इसमें एक और चीज़ होती है गाइस, हमेशा ना क्या होता है, जैसे मान लो अगर 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट होंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपके इजी होंगे. तो आपको वो इजी और मॉडरेट वाले टारगेट करने हैं 20 आउट ऑफ 35. सिमिलरली अगर इंग्लिश में 29 क्वेश्चन हैं तो 29 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, 10 से 12 आपके मॉडरेट होंगे, और 7 से 8 से 9 आपके डिफिकल्ट होंगे. वो 8 से 9 डिफिकल्ट छोड़ के बाकी जो हैं वो आप टारगेट कर सकते हो. दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, और यही आपका अप्रोच भी होना चाहिए एग्जाम में, टू बी स्मार्ट. ठीक है, तो हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी है साथ में. तो अगर आप गाइस हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा. और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So that's it for this session, guys. I hope this will help you to direct on the right path for your preparation for UPSC CSAT 2026. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So happy learning to all of you. All the very best, and thank you so much, guys.